नमस्कार। आज हम एक ऐसे नेता पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे जो दशकों से विश्व मंच पर काफी अहम रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। जी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं है। इनका असर ईरान के समाज, वहाँ की राजनीति और यहाँ तक कि मतलब वैश्विक फैसलों पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी जो ये चर्चा है, इसका आधार है आयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान्स एंड्यूरिंग शैडो किताब के कुछ अंश। कोशिश रहेगी कि इनके जीवन, इनके उभार और इनके प्रभाव को थोड़ा बेहतर समझ सकें। जी। तो मतलब हम उनके पूरे सफर को देखेंगे, कैसे वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। उनका जन्म हुआ था 1939 में मशहद शहर में, और परिवार भी काफी धार्मिक था। हाँ, मशहद में और धार्मिक पृष्ठभूमि तो थी ही। तो इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन, इन सब में उन्होंने काफी गहरी तालीम हासिल की। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, इसने एक तरह से उनकी जो राजनीतिक सोच है उसकी नींव रखी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो शुरू से ही मतलब शाह के शासन के खिलाफ सक्रिय थे, और इसी वजह से वो आयतुल्ला खुमैनी के भी नजदीक आए। और फिर आया 1979, इस्लामी क्रांति। ये तो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल, निर्णायक मोड़ था। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उस वक्त वो खुमैनी के बहुत ही भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। हाँ जी। क्रांति कामयाब हुई तो फिर उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी मिली। और एक दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि वो क्रांति के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने, और वो इस पद पर बैठने वाले पहले मौलवी थे। अच्छा, पहले मौलवी राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या था उस समय ईरान की राजनीति के लिए? मतलब क्या इससे सत्ता का जो ढांचा था वो बदला? हाँ, ये एक बड़ा संकेत था। ये दिखाता था कि कैसे अब धार्मिक नेतृत्व सीधे शासन के शीर्ष पदों पर आ रहा है। हालांकि ईरान में असली ताकत तो सुप्रीम लीडर के पास ही होती है, जो उस वक्त खुमैनी थे। लेकिन खामेनेई का राष्ट्रपति बनना वो सांकेतिक भी था और वास्तविक भी। और बाद में जब खुमैनी का इंतकाल हुआ तो खामेनेई खुद सुप्रीम लीडर बन गए, यानी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक प्राधिकारी। और सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनका कार्यकाल देखा जाए तो चुनौतियों से भरा रहा है। कितने सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे, देश के अंदर भी असंतोष की खबरें आती रहीं, पड़ोसियों से तनाव। जी, चुनौतियां तो बहुत रही हैं। और स्रोत उनकी जो नेतृत्व शैली है उसे काफी दृढ़ बताते हैं। मतलब वैचारिक रूप से वो आसानी से हिलते नहीं हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर किताब में जिक्र है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो था, हाँ हाँ। उसके बावजूद उन्होंने ईरान की प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया। उनका फोकस हमेशा अपने समर्थकों को एकजुट रखने और ईरान की जो इस्लामी पहचान है उसे मजबूत करने पर रहा है। ये दिलचस्प है। और उनका असर सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं रहा, वैश्विक मंच पर, खासकर अगर हम मध्य पूर्व को देखें तो उनका प्रभाव बहुत साफ दिखता है। बिल्कुल। उनकी विदेश नीति के जो फैसले होते हैं, चाहे वो अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देना हो या फिर पश्चिमी देशों के साथ जो रिश्ते हैं, उसका असर पूरे क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ता है। स्रोत इशारा करते हैं कि उनकी एक सोची समझी रणनीति रही है पश्चिमी प्रभाव को कम करना और ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर स्थापित करना। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो अली खामेनेई एक धार्मिक विद्वान थे जो ईरान के सर्वोच्च नेता बने, और दशकों की चुनौतियों के बीच उन्होंने अपनी सत्ता न सिर्फ बनाई रखी बल्कि मजबूत भी की। सही कहा। और उनका असर आज भी ईरान की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस होता है। बिल्कुल। और इसीलिए खामेनेई जैसे नेताओं के फैसलों को, उनकी विचारधारा को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका असर, जैसा हमने कहा, वैश्विक स्थिरता पर, ऊर्जा बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, सब पर पड़ता है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वैश्विक पटल पर सत्ता और प्रभाव की जो गतिशीलता है उसे समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपनी विचारधारा और अपने फैसलों के जरिए दशकों तक किसी देश और यहाँ तक कि दुनिया पर इतना गहरा, इतना स्थायी प्रभाव डाल सकता है। ये चीज आधुनिक समय में सत्ता, नेतृत्व और विचारधारा की प्रकृति के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती